एक दुख भरी कहानी सुनोगे? दुख भरी क्या, एक इमोशनल। बीके गंजू टेलीकॉम इंजीनियर थे कश्मीर में, श्रीनगर में। बहुत अच्छे आदमी थे, लोगों का भला करते थे। उनको लगता था कि चीज़ें बेहतर होंगी और हम तो यहाँ पे जन्मे हैं, कश्मीरी पंडित थे, हम कभी भी नहीं यहाँ से जाएंगे। लेकिन फिर एकदम से आतंकवादी उनके घर आते हैं, उनको मारते हैं। वो चावल के ड्रम में छुपते हैं, उस ड्रम को ख़त्म करते हैं और उनकी वाइफ को बुलाते हैं। बोलते हैं अब ये जो तेरी पति के खून से सने हुए चावल हैं, चलो खाओ। तो उनकी पत्नी वो चावल खाती है। और ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं दोस्तों कश्मीरी पंडितों की। हम क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? वाई वी आर नॉट एक्सेप्टिंग इट? वी मस्ट। ये हुआ है 1990s में, इनफैक्ट लेट 1980s और 1990s में पाकिस्तान ने लगभग कश्मीर को काट दिया था। और ये नाकामी थी हमारी सरकार की, ये नाकामी थी हमारी सरकार की। लेकिन आज कर्म घूम के आ रहा है, आज पाकिस्तान के साथ वही हो रहा है, इनफैक्ट इससे बदतर चीज़ें हो रही हैं। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक अच्छा ओपिनियन पीस छपा है, बट मैं उसको थोड़ा सा अलग नज़रिए से देखूंगा। हम क्या चाहते हैं? आज़ादी, इस जुल्म से आज़ादी, इस तानाशाही से आज़ादी। ये पीओके में नारे लग रहे हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में नारे लग रहे हैं, जिनको पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर बोलता है। जेएएसी को बैंड कर दिया इन्होंने, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया है। जो जेएएसी अभी प्रोटेस्ट कर रही थी, शुरुआत 1 साल पहले से हो गई थी, शुरुआत 2019 से हो गई थी। आप टाइमलाइन समझिए। 370 इंडिया ने हटाया, बहुत बवाल हुआ, 370 होना ही नहीं था। क्यों आपने ऐसे आर्टिकल को रखा? और मैं किसी के साथ भी इस पे डिबेट करने के लिए तैयार हूं। अब कोई भी मत आ जाना यार कमेंट बॉक्स में, ठीक है? लेकिन कोई भी इंटेलेक्चुअल, क्योंकि 370-35 से ये हाईली डिस्क्रिमिनेटरी था, आर्टिकल 370। उसके बाद 2019 में ये हटा, फिर लगा कर्फ्यू, भयानक कर्फ्यू लगता है। 2 साल बाद चीजें बेहतर हुई, कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी में आया विथ लेजिस्लेचर, और उसके बाद फाइनली वहां पे डेवलपमेंट शुरू हुआ और आज वंदे भारत तक चल गई है। अब ये जो भूकंप आया, एक विकास का भूकंप, वो पीओके में गया। और मैंने आपको बोला था कि बर्लिन वॉल कैसे ढही थी 1989 में। वेस्ट जर्मनी इतना डेवलप हो गया था कि ईस्ट जर्मनी का मूड खराब हो गया था और उन्होंने वॉल ढहा दी थी। मैंने उस वक्त भी आपसे बोला था कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट डेवलप कश्मीर। आप सिर्फ कश्मीर को डेवलप करिए, सबसे बेस्ट रणनीति यही है, स्ट्रैटेजी यही हुआ। उसके बाद वहां पे भूकंप आया, मतलब ये जो भाई झटके मिले, फिर पीओके में प्रोटेस्ट होने लगे। जाहिर सी बात है, लड़के बहुत अच्छा कर रहे हैं, दिल पे जख्म खाते हैं, जान से गुजरते हैं। लेकिन वहां पे पीओके कटा हुआ है पूरी दुनिया से। भारत को क्या करना है? भारत को बस इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, भारत को बस डेवलपमेंट की न्यूज़ पहुंचानी घर घर में। और ऐसे बहुत लोग हैं, क्योंकि गरीबी बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में अननोन गनमैन, भारत ने उन्हीं का यूज़ किया, उन्हीं को पैसे देके लोगों को मरवाया है और मरवाते रहेंगे। ऐसा बोला जा रहा है कि दीपू दास के भी जो जिसने लिंच किया था उसको मार दिया, कि मुझे नहीं पता कितनी न्यूज़ सच है नहीं है, आई डोंट नो, बट ये हुआ। तो पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी यही हुआ, सेम चीज़ हुई। वहां पे जब देखा कि अरे कश्मीर में इतना डेवलपमेंट है, तो होने लगे प्रोटेस्ट। लेकिन इस प्रोटेस्ट को, भारत में तो प्रोटेस्ट, राइट टू प्रोटेस्ट है आपके पास, लेकिन वहां पे राइट टू हेवन नहीं, हेल है, सीधा गोली मारेंगे। 23 साल के एक लड़के को निपटा दिया था पाकिस्तान की फौज ने, उस पर प्रोटेस्ट हुए। हालांकि प्रोटेस्ट यहाँ पे बिजली पर हो गए थे, पानी पर हो रहे थे, टैक्सेशन पर हो रहे थे, लैंड इनरोचमेंट पर हो रहे थे, ग्लेशियर जो खत्म हो रहे उस पर कब्जा होता जा रहा उस पर हो रहे थे, चाइना को आपने दे दिया, पूरे मुजफ्फराबाद को आपने आतंकवाद का गढ़ बना दिया। ये दबी हुई फ्रस्ट्रेशन थी कश्मीरियों की बहुत लंबे समय से। और मुझे समझ में नहीं आता कि भारत के जो कश्मीरी, सबकी बात नहीं कर रहे, लेकिन कुछ, मेरी एक से बात हो रही थी तो वो ये कह रहा था कि सर आपको मैं सच बताऊं कि हमको भारत से बहुत प्रेम है, लेकिन क्योंकि भारत को हम गुस्सा दिलाना चाहते हैं इसलिए हम पाकिस्तान, कई लोग जो ऐसे हैं यहाँ पे वो कहते हैं कि पाकिस्तान पाकिस्तान। अब चीज़ें मिल गई, कश्मीर में पत्थरबाजी होगी बंद, लेकिन अब पीओके में पत्थरबाजी शुरू। जेएएसी बनती है, प्रोटेस्ट हुए, 100 से ज़्यादा लोग मरे, फिर जेएएसी बनी, उन्होंने बोला हम ये मांगे जो है वो पाकिस्तान के सामने रखेंगे, फिर प्रोटेस्ट हुए, फिर मारा इन्होंने। पिछले अक्टूबर में 38 डिमांड को रखा सामने
ये बोला ठीक है, आपको करोड़ों रुपए के पैकेज दिए, यहाँ पे रोड बना देंगे, यहाँ पे हॉस्पिटल खुलवा देंगे, जिनके ऊपर केस उनको छोड़ देंगे। कोई भी डिमांड मानी नहीं गई, खाली पेपर पे था ये। फिर प्रोटेस्ट हो गए पिछले महीने, मतलब इसी महीने जून में ही। अब ये प्रोटेस्ट बहुत डेडली, 200 लोग मारे जा चुके हैं, कह तो रहे हैं कि हज़ारों में लोग गए हैं। जेएसी को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बैन कर दिया है। ये शुरू हुआ था 12 सीटों, मेन ये इमीडिएट ट्रिगर पॉइंट था। कोई भी क्राइसिस होती है उसके इकोनॉमिक रीजंस होते हैं, उसके सोशल रीजंस होते हैं, उसके पॉलिटिकल रीजंस होते हैं, उसके हिस्टोरिकल रीजंस होते हैं, एंड द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट इमीडिएट रीजन होता है कि इमीडिएट कॉज होता है। हर एक क्राइसिस का एक इमीडिएट कॉज, तो दबा हुआ गुस्सा बाहर आ जाएगा। हो सकता है पड़ोसी से बहुत गुस्सा में हो, लेकिन छोटा सा कि पार्किंग लॉट पे इतना झगड़ा कि मरने मारने पे उतारूं, वो समझिए वो लंबे समय की फ्रस्ट्रेशन है। यही पीओके में हुआ। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ये जो लंबे समय की फ्रस्ट्रेशन थी वो फट गई और लोगों ने फिर फाड़ दिया। अच्छी, मतलब आप समझ रहे ना कि ऐसी कैसी तैसी कर दी पीओके में। प्रोटेस्ट 1.5 लाख लोग शामिल हुए भाई, 45 लाख तो 1.5 लाख लोग। और जो नहीं शामिल हुए, ना युवाओं को वहां पे नौकरी है, ना डेवलपमेंट है, ना हॉस्पिटल है, ना स्कूल है, नथिंग इज देयर इन पाकिस्तान। भारत में उत्तराखंड एक राज्य है और अच्छा खासा डेवलपमेंट है। मैं बहुत डीप गया हूं, वहां पे भी सरकारी सुविधाएं आपको मिलेंगी, अच्छी रोड्स मिलेंगी। सेम विथ हिमाचल प्रदेश, बट पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है। मरी एक टाउन है, हिल स्टेशन है वहां का सबसे अच्छा, बट वो भी बहुत ही ठीक ठाक है। तो बात यह है कि पाकिस्तान ने कुछ दिया नहीं लोगों को, लोगों का फ्रस्ट्रेशन जमा होगा, फिर उन्होंने देखा कश्मीर डेवलप हो रहा है। अब इसको रोकते हैं, हम चलते हैं 1980 में। 1980 में क्या हुआ? 1979 में जिया उल हक आया। 1979 में जिया उल हक आया। मैंने आपको बताया कि आपको पता है कि पड़ोसी देशों का प्लान क्या है, भारत को ये कैसा देखना चाहते हैं। मैं बताता हूं। पाकिस्तान कहता है कि पूरा कश्मीर हमारा है, पंजाब, राजस्थान के काफ़ी एरियाज़ हमारे हैं, क्लेम है हमारा, उस पर क्लेम है। इन सारी चीज़ों को वो लेना चाहता है। ग्रेटर पाकिस्तान मैप में वो सब दिखाता है। नेपाल कहता है, आपने देखा उनका नया मैप, कि उत्तराखंड हमारा है, बिहार के कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ हमारे हैं। म्यांमार कुछ नॉर्थ ईस्ट के एरिया अपने बताता है। अरुणाचल प्रदेश कहता है, चाइना कहता है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है, और कुछ नॉर्थ ईस्ट के एरिया, नीफा, वो सब हमारे हैं। नीफा तो खैर अरुणाचल प्रदेश ही था, वो सब हमारे हैं। श्रीलंका कहता है कि तमिलनाडु ये काफ़ी हद तक हमारा है। भाई, भारत को चारों ओर से तोड़ने की कोशिश की जा रही है और हमको साथ में रहना, यूनाइट रहना है, ये बात समझिए। और हम हमेशा यूनाइट रहते हैं, नो डाउट अबाउट दैट, हम साथ हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर साथ नहीं रहेंगे तो साथ मर जाएंगे। ये एक कोट मैंने एक स्टेशन पे देखी थी, रेलवे स्टेशन पे, कोई ऐसे दीवार पे लिख गया था और मुझे बड़ी छू गई कि अगर साथ नहीं रहेंगे तो साथ मर जाएंगे, मरना नहीं है। तो ये चीज़ है। तो 1979 में जिया उल हक आया। अब ये जो जिया उल हक था, इसने कहा ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, हमको कुछ करने की ज़रूरत है, बस इंसर्जेंसी फैलाओ। उसके बाद कश्मीर में भयानक इंसर्जेंसी, क्योंकि बॉर्डर एरिया था, देखने को मिलती है। खालिस्तानी मूवमेंट एट द सेम टाइम रिवाइव होता है। पंजाब में भयानक इंसर्जेंसी, नॉर्थ ईस्ट में भयानक इंसर्जेंसी, तमिलनाडु नक्सलवादी मूवमेंट को एक नया पुश मिलता है। सारी फंडिंग आईएसआई से आ रही थी। तो पूरे भारत में लगभग हर एरिया में कुछ ना कुछ छुटपुट प्रॉब्लम्स हो रही थी। लेकिन उसका सबसे बड़ा दर्द कश्मीर में 1987 में इलेक्शंस होते हैं। आज जो आपको एचएम, हिजबुल मुजाहिदीन और ये सब जितने, सलाउद्दीन, सब इलेक्शन लड़े थे 1987 में, यासीन मलिक एंड ऑल, ये हार जाते हैं। अब देखिए, ये काफ़ी विवादास्पद इलेक्शंस हुए थे। कहते कि कांग्रेस ने इसमें वोट चोरी किए, जो भी किए, बट फारूक अब्दुल्ला वॉज द सीएम, ठीक है, उनको सीएम बना दिया गया। कहते हैं कि इंदिरा गांधी, मतलब वैसे से तो इंदिरा गांधी और शेख इंदिरा अकॉर्ड्स हुए थे, उसके बाद भी फिरोज़ गांधी, और जब ये पूरा का पूरा मांझरा चला था 1987 के बाद, 1987 के बाद, पाकिस्तान को लगा कि पूरी आवाम हमारे साथ है। ऐसे नारे लगते थे। करेंसी पाकिस्तान की आ गई थी, चलती थी इंडियन करेंसी। तो ये क्या जनाब, ये क्या दे रहे हैं? मुजफ्फराबाद श्रीलंका कितना दूर है श्रीनगर से? मुश्किल से 50-60 किलोमीटर चलिए बस। हालात ये हो गए थे कि 1987 से ये चीज़ें शुरू हुई। पाकिस्तान ने बहुत पैसा फेंका, आईएसआई एकदम इन्फिल्ट्रेट कर गई, ओजीडब्ल्यू, ओवरग्राउंड वर्कर्स, आज जितने भी ग्रुप्स भाग गए हैं वो सब उस समय एक्टिव थे। बिट्टा कराटे से लेकर यासीन मलिक तक, सब के सब, और कितने हुर्रियत एंड ऑल, मतलब अगर आप देखो तो बहुत सारे। और वहां पे अब देखो, कश्मीर में एनजीओज थी, कश्मीर में कुछ पेपर्स थे, ठीक है, कुछ अखबार थे जो कि आईएसआई का प्रोपेगेंडा चलाते थे, उनसे फंडेड थे।
काम करती थी, निपटाती आईएसआई थी, मरती कश्मीर की जनता थी। कौन मारता था? आईएसआई, उनकी आर्मी। इल्ज़ाम लगाया जाता था इंडिया के ऊपर, पेपर में निकलता था कि इंडियन आर्मी ने मार दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एक एक्स आतंकवादी जो इस समय भारतीय फौज में है वो कह रहे हैं। उन्होंने बोला कि जब हमको तो बड़ा मजा आया क्योंकि हम तो लड़की पटाने गए थे। प्रखर गुप्ता का पॉडकास्ट, उसमें ये बोला गया, लेकिन जब हमने असलियत देखी तो हम बाहर आ गए, हम निकल गए वहां से। तो 1989 में फिर वही 18 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक एक्सोडस ऑफ कश्मीरी पंडित, मास मर्डर हुए, मास मर्डर। आज कश्मीरी पंडित वो ज्ञान पे उन्होंने दुनिया हासिल की है, सिर्फ उनके पास नॉलेज थी और आज सबसे शीर्ष पर है। उस समय भी वो शीर्ष पर थे अपने ज्ञान की बदौलत। बहुत पीसफुल कम्युनिटी थी, कुछ नहीं करते थे, लेकिन वही कह रहे हैं जो कुछ नहीं करते उनके साथ बहुत कुछ किया जाता है। जो सीधे होते हैं सबसे पहले उन्हीं को काटा जाता है, सीधे पर हमेशा पहले काटे जाते हैं। तो कश्मीरी पंडितों को सबसे पहले भगाया गया और आज भी कश्मीरी पंडित रिलोकेट नहीं हो पाई, जो सरकार की नाकामयाबी है। मैं बोलना चाहूँगा, आपने ठीक है कश्मीर में बहुत कुछ किया, लेकिन सबसे पहले कश्मीरी पंडितों को रिलोकेट करिए, ये ज़रूरी है। बट कश्मीरी पंडितों के साथ पता है प्रॉब्लम क्या है? कांग्रेस कहती है हमारे नहीं हुए, बीजेपी कहती है हमारे नहीं हुए, वो बेचारे बीच में रह गए। इन सब चीज़ों से हटिए। मैं गया था दोस्तों कश्मीर, मैंने देखे जो घर छोड़ के चलेगा कश्मीर किस हालत में है। कश्मीर 4 गुना ज़्यादा तेज़ी से डेवलप करेगा इनकी नॉलेज से, इनकी एक्सपीरियंस से। आज जाहिर सी बात है, सेकंड जनरेशन है, कितने लोग चले गए वो दोबारा कभी भी अपने घर को नहीं बेच पाए, देख पाए। पाकिस्तान ने भरपूर कोशिश की, फिर 1991 में फौज ने कमान संभाली। जगमोहन की बहुत शानदार किताब है द फ्रोजन टर्बुलेंस, आप पढ़िएगा उसे। फौज ने जब कमान संभाली तो फौज ने सबका टांग तोड़ के, लेकिन फौज ने कुछ गलतियां भी की, बाद में उन गलतियों को सुधारी भी। और उसके बाद फिर फौज ने बहुत सारी स्कीमें चलाई। जो धुरंधर में आप देखते हैं ना, अजीत डोभाल का, यस वो सच है कि बहुत सारे ऐसे आतंकवादी, उन्होंने भारत बोला कि तुम भारत के लिए काम करो, तो बहुत सारे जो रोग हो गए थे, एक नई बटालियन बना दी गई, उन्होंने कश्मीर की मदद की क्योंकि उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस था, और वहाँ से कश्मीर की एक नई राह शुरू होती है। लेकिन आज आप देखिए, आज वही चीज़ पाकिस्तान को हॉन्ट कर रही है। 12 सीटों पर, ये 12 सीटों पर जो बवाल शुरू हुआ कि ये तो रिफ्यूजीज हैं, लेकिन पीओके कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान अपने लोगों को देती है सीटें, 53 सीटें, जिसमें से 12 जो है आप रिफ्यूजीज नहीं, ये आपके लोग हैं। भाई कश्मीरी के रेसिडेंट लंदन एम्बेसी पाकिस्तान की जो उसके सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वही चीज़ आज पाकिस्तान के साथ हो रही है जो उसने भारत के साथ की। आज महाराजा हरि सिंह सप्लाई काट दी थी पाकिस्तान ने, आज देखिए पीओके में इन्होंने सप्लाई काट दी है। मेडिसिन नहीं, फूड नहीं, फ्यूल नहीं। मैंने इस पहले लेक्चर लिया था। और इनको क्या लगता है ये छुप जाएगा? ये और नफरत पैदा कर रहे हैं। कितनों को मारोगे और लोग सड़कों पर आ जाएंगे। और भारत को कुछ मदद देनी पड़ेगी। भारत के पास एक बहुत अच्छा इस समय मौका है, इससे बढ़िया मौका कभी नहीं मिलेगा पीओके को लेने का। गजब इंस्टेबिलिटी है। आप अटैक मत करिए, लेकिन आप, आई एम श्योर भारत, इंडिया कुछ ना कुछ कर ही रहा होगा। ये चीज़ है। तो आज बलूचिस्तान हो गया, इनका खैबर पख्तूनख्वा हो गया, हर जगह इनकी बैंड बजी हुई है। कर्म वापस आ रहे हैं। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।